मैं आशीष त्रिपाठी, आपका रीजनिंग गुरु। तो जैसा कि हमने डिस्कस पहले भी किया था कि व्यापम और एमपी, व्यापम में खासतौर पे एमपीएसआई और कांस्टेबल के लिए हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, क्योंकि कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो आप देख सकते हैं जो सिलेबस है, पहले हम वो देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है और हमें पढ़ना कैसे है रीजनिंग में। क्योंकि रीजनिंग में पहले ही हमने डिस्कस किया है कांस्टेबल आपका 40 नंबर, और यदि हम बात करेंगे एमपीएसआई की तो 15 से 20 नंबर आपका कवर करने वाला है रीजनिंग। तो देखिए हमें रीजनिंग में पढ़ना क्या, पहले हम वो जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, आप स्लाइड देख रहे हैं। रीजनिंग में सबसे पहले यदि हम कांस्टेबल की बात करें, देखिएगा, देखिए कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में 40 नंबर का है आपका रीजनिंग, 40 नंबर का है आपका रीजनिंग, और 10 नंबर का आपका है डिसीजन मेकिंग। यानी कांस्टेबल में 50 नंबर का आपका आ रहा है रीजनिंग। समझिएगा, 40 नंबर का तो हो गया इसमें आपका रीजनिंग पूरा कंप्लीट, और साथ ही साथ ये जो 10 नंबर का पार्ट आपको दिख रहा है, इस 10 नंबर में जो डिसीजन मेकिंग, सोलॉक्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट से संबंधित और डिसीजन मेकिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहां पर कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखिए बहुत मजा आने वाला है। आप ये मान के चलिए कि रीजनिंग की जो क्लास है ना, आपकी गारंटी से श्योर, ये जो 50 नंबर दिख रहे हैं इसमें 48 नहीं होने वाले, 50 के 50 नंबर मिलेंगे। लेकिन सिर्फ आप 2 महीने मेहनत कर लो, सिर्फ 2 महीने। इसके अलावा आप बाकी सारी चीजें 2 महीने के लिए पूरी तरह से भूल जाओ। सिर्फ अपन को फोकस करना है कि कैसे करके हमें रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर करना है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपके ये 50 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम 10 से 15 सेकेंड में समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही आसान सेशन होने वाला है, इसलिए आप लोग क्लास मिस ना करें। देखिएगा, जब 50 नंबर का जो हमारे यहां सिलेबस है वो आपका कांस्टेबल का है, और यदि हम एमपीएसआई की इधर बात कर लें तो देखिएगा जो एमपीएसआई है वो हम 20 नंबर का रीजनिंग मान लेते हैं। तो फिलहाल कांस्टेबल का देखो नोटिफिकेशन आ चुका है, 31 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए कभी आप लास्ट डेट का इंतजार न करिएगा, पहले ही फॉर्म फिल कर देना। और हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस के साथ, पहले हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। चलिए, तो रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले हम वो टॉपिक लेते हैं रीजनिंग के जो हमारे 40 नंबर देने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे हम बाद में। चलिए देखिएगा, तो देखिए इंपॉर्टेंट जो सेशन हमारे लिए वो कौन कौन सा है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये जो लिखा हुआ है सिलोलिज्म, ये जो सिलोलिज्म है, न्याय निगमन, ये मान के चलिए ये व्यापम की जान है भैया, ये आपका आना ही आना है। 4 से 5 नंबर आपको ये टॉपिक देने वाला है। और इसी का जो पार्ट है वो आपका कथन निष्कर्ष भी बोलते हैं, जो कि हमने इधर पर मेंशन किया हुआ है। कथन निष्कर्ष, या फिर इसको हम सिलॉक्स बोल दें, सिलोलिज्म बोल दें, न्याय निगमन बोल दें, भैया ये आना है, लिख कर ले लो। चाहे एमपीएसआई का एग्जाम हो, कांस्टेबल का हो, व्यापम के जितने भी एग्जाम होंगे, सिलोलिज्म आपको देखने को मिलेगा। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, क्या वही सिलॉक्स है या उसी को हम सिलोलिज्म बोलते हैं? हाँ भाई, वो सिर्फ इसका मतलब ऐसा नहीं कि सभी कुत्ते बिल्लियां, यहां पर कोई भी चीज स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी कथन निष्कर्ष में हो सकती है। तो उसको आप ऐसा ना बोलिएगा, आप उसको जो टॉपिक का नाम है उसको आप ऐसा मेंशन करिए कि सर उसको न्याय निगमन या हम कथन निष्कर्ष बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो सिलोलिज्म है ये आपको देने वाला है बहुत ही ज्यादा नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इस 50 नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप 5 मिनट लिखने में दे सकते हो, आपको लगे बाद में वीडियो देखकर आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो ये सिलॉक्स हो गया आपका टॉपिक, और इसके साथ ही हमने यहां ऐड किया हुआ है कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट व्यापम सेशन के लिए। इसके बाद आइए, इसके बाद आपको ये दिख रहा है क्लॉक, दिख रहा है क्लॉक। ये क्लॉक से क्वेश्चन आने ही आने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन कर लो। घड़ी में देखो 2 टाइप बन जाते हैं। एक तो क्लॉक में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाता है, कोण ज्ञात करने वाले, यानी एंगल निकालना है, 90 अंश कब होगा, 180 अंश कब होगा, या आपका एक साथ घड़ी में सुइयां मिनट की और घंटे की कब होंगी। एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और इसी क्लॉक में हमें एक टॉपिक और कवर करना है जिसको हम बोलेंगे मिरर एंड वाटर इमेज, ठीक है। मिरर एंड वाटर इमेज का मतलब क्या हुआ? दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। देखो दर्पण एवं जल प्रतिबिंब
आपका घड़ी का भी पार्ट है और एक दूसरा ये आपका जनरली टॉपिक भी है। ठीक है, तो ये सब हम कवर करने वाले हैं। चलिए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसके बाद आता है कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस यानी पासा और घन। फिर हम बात करते हैं काउंटिंग फिगर, भैया ये आना ही है 2 नंबर का, लिख लो फटाफट। इसके बाद हम आ जाते हैं पेपर एंड कटिंग एंड फोल्डिंग, 2 नंबर। इसके बाद आपका आ गया मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज, ये दोनों पार्ट, ये आपको मिलेगा 2 से 3 नंबर। इसी में आपका अल्फाबेटिकल सीरीज वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देखो, आज आपकी क्लास स्टार्ट हुई और आप लोग अभी सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। पहले हम वो चीजें पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद, समझने के बाद, पीडीएफ सॉल्व करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम सिलेबस की बात करेंगे। बाकी सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और यकीन मानिए, रीजनिंग में आपके 50 से 50 नंबर आने वाले हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने मेहनत की और साथ ही साथ आपने प्रैक्टिस घर पे की, तो ये 50 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए फिलहाल इस पर हम बहस ना करें, फिलहाल पढ़ने पर फोकस करें, तो आपके लिए बेहतरीन होगा। चलो और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो टॉपिक हमने इधर लिखे हुए इंपॉर्टेंट, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, तो इनको आप नोट डाउन करिएगा। इसके बाद हम एक एक टॉपिक लेकर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो फिलहाल ये इस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ये सिलेबस है, इसलिए कि हमें पढ़ना क्या है और आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो सिलेबस है उसमें कैसे कैसे हमें फोकस चीजें करनी है। तो पहले आप इतना नोट डाउन करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको नोट डाउन करिएगा। अरे 100 का पेपर है, उसमें 50 नंबर का रीजनिंग आ रहा है, इसका मतलब क्या है जरा देखिएगा। एमपीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आप विजिट करिए, उसकी रूल बुक डाउनलोड करिए, और रूल बुक डाउनलोड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, 40 नंबर का है आपका रीजनिंग और 10 नंबर का है आपका डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं तार्किक क्षमता। ठीक है, तो वो आपका कुल मिलाकर कितने नंबर का आने वाला, 50 नंबर का आने वाला है। ठीक है, कई बार हम 40 नंबर रीजनिंग बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, अब हम एक एक टॉपिक करके स्टार्ट करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। आंसर भी आ रहा है, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम हर टॉपिक को बहुत आसानी से समझेंगे और साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन में ट्रिक लग जाए, यानी हमारे आंसर किससे आ जाए, ट्रिक से आ जाए। चाहे वो क्लॉक हो, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे आपका क्यूब एंड डाइस हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बाकी यदि हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, सब कर लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग इतना आसान टॉपिक है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो मैंने यहां इंपॉर्टेंट लिखे, इनको बिना क्लास के आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में टॉपिक जिसका नाम है सिलोलिज्म, या हम जिसको बोलते हैं न्याय निगमन। रीजनिंग जो हमारा टॉपिक है तार्किक क्षमता में, उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज सिलोलिज्म। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, जल्दी समझिएगा पहले। तो जो रीजनिंग में सिलोलिज्म, यानी जिसको हम कथन निष्कर्ष बोलते हैं, या फिर हम इसी को बोलते हैं कई बार तर्क वितर्क। चीजें हिंदी में भी अवेलेबल है, केवल फर्स्ट स्लाइड में आपका इंग्लिश में मेंशन की गई चीजें, क्योंकि ये चीज काफी नई है जो आपको पता चलने वाली है, इसलिए मैंने अलग से इसकी स्लाइड बना दी है। चलिए समझते हैं। तो रीजनिंग में जो सिलोलिज्म, इसको हम न्याय निगमन बोल दें, कथन निष्कर्ष बोल दें, तर्क वितर्क बोल दें, ये सब एक ही चीज है भैया, जरा ध्यान से समझ लो। यानी न्याय निगमन बोल दो, कथन निष्कर्ष बोल दो, तर्क वितर्क बोल दो, सिलोलिज्म बोल दो, सब एक ही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी, ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। तो ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं इसका बेसिक, ये होता क्या है। देखो, जब हम सिलॉक्स की बात करते हैं, आपने देखा होगा इसमें पहले दिया रहता है आपका कथन, और कथन के बाद दिया रहता है निष्कर्ष। पहले हमें क्या मिलेगा, पहले हमें मिलेगा कथन लिखा हुआ, और उसके जस्ट नीचे क्या लिखा रहेगा, निष्कर्ष लिखा रहेगा। यानी जो भी चीज हमें माननी है, या जो भी वो कह रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग कह रहा है, आपके कथन के अकॉर्डिंग। यानी जो कथन है वो हमेशा क्या माना जाएगा, ये पूर्ण सत्य माना जाएगा। पूर्ण सत्य का मतलब क्या,
पूर्ण सत्य का मतलब यह हुआ, यदि कथन में लिखा हुआ है कि सभी बंदर जिराफ हैं, समझिएगा हमारे पास एक कथन है, उस कथन में लिखा हुआ है कि सभी बंदर जिराफ हैं, सभी बंदर जिराफ हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पूर्ण सत्य है। यह क्या है? पूर्ण सत्य है। देखो, कभी भी जो कथन आपके स्लॉक्स में दिए हो, समझिएगा, अभी कमेंट पे ध्यान मत दो, ठीक है? तो सबसे पहले जो भी कथन लिखा होगा वो कथन आपको पूर्ण सत्य मानना है। यानी उसने बोल दिया कि सभी बंदर जिराफ हैं तो हैं, है ना? कई लोग बोलते हैं सर ऐसा कि उसने क्यों लिख दिया, गलत बोल रहा है। देखो, जो भी कथन में लिखा हुआ है सबसे पहले हमें क्या करना है? उसको 100% सत्य मानना है। भले उसने ये लिख दिया कि सभी पुरुष महिलाएं हैं, या उसने लिख दिया कि कुछ बंदर जिराफ हैं, है, या फिर उसने ये लिख दिया कि सभी लैपटॉप एसी हैं, तो हमें ये नहीं बोलना कि ये गलत बोल रहा है। हम बोलेंगे जो भी लिखा है वो क्या है? 100% सत्य है, उसके खिलाफ नहीं जानना। इतनी बात समझ में आई? मतलब जो भी कथन दिया होगा, जो भी कथन दिया होगा उस कथन को हमें क्या करना है? सत्य मानना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखा होगा? सबसे पहले लिखा होगा कथन और उसके बाद लिखा होगा निष्कर्ष। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब समझिएगा, हम जब सिलॉक्स की बात करते हैं तो सिलॉक्स में हमारे 4 शब्द इस्तेमाल होते हैं। 4 शब्द, देखिए कौन कौन से। पहला, सभी। सिलॉक्स में हमारे जो शब्द देखने को मिलेंगे, सिलॉक्स में जितने शब्द मिलेंगे उसमें पहला शब्द कौन सा मिलेगा? सभी लिखा हुआ। ठीक है, चाहे वो कथन हो चाहे वो निष्कर्ष हो, यानी स्टेटमेंट की हम बात करें या फिर कंक्लूजन की, तो एक शब्द मिलेगा सभी, दूसरा शब्द मिलेगा कुछ। पहला शब्द मिलेगा सभी, दूसरा शब्द क्या मिलेगा? कुछ, तीसरा शब्द मिलेगा कुछ नहीं। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और जो चौथा शब्द मिलेगा यह हमें मिलेगा कोई नहीं। यानी पहला शब्द मिलेगा सभी, दूसरा शब्द मिलेगा कुछ, तीसरा शब्द मिलेगा कुछ नहीं, और चौथा शब्द मिलेगा कोई नहीं। देखो इंग्लिश में बात कर लें तो जब सभी मिलेगा तो सभी को हम बोलते हैं क्या? ऑल। कुछ को हम बोलते हैं सम। भैया ध्यान से समझ लेना, ध्यान से, आप लोग कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, जो बोर्ड में लिखा हुआ है उसको फोकस करिए और नोट डाउन करते हैं ना। यकीन मानना 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। और इसको यदि टॉपिक में कहीं भी आपका दिमाग इधर उधर चला गया, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि यदि आपने सिलॉक्स की मान लीजिए 3 से 4 क्लास रहती हैं और उन 3 क्लास में यदि सिलॉक्स की कोई भी एक क्लास मिस कर दी या आपको कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो सिलॉक्स आपका 0 होने वाला है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है एग्जाम में। और आपने देखा होगा कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं स्टूडेंट गलत करके आते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक के लिए आपका मन एकाग्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप बोर्ड पे फोकस करें और जो लिखवाया जा रहा है उसको ध्यान से नोट डाउन करते जाएं, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, और कोर्स की बात है तो हमारी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है, वो सब कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला शब्द मिलेगा आपको सभी, दूसरा शब्द आपको मिलेगा कुछ, ठीक है, तीसरा शब्द जो कुछ नहीं है इसको बोलते हैं सम नॉट, इसको बोलते हैं सम नॉट, और जो लास्ट में लिखा है इसको हम बोलते हैं नो। तो ये 4 शब्द कुल मिलाकर आपको सिलॉक्स में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, क्या मिलने वाले हैं? पहला शब्द मिलने वाला है सभी, दूसरा शब्द मिलने वाला है कुछ, तीसरा शब्द मिलने वाला है कुछ नहीं, और चौथा शब्द मिलने वाला है आपको। तो अभी हम इस स्लाइड को कैंसिल कर रहे हैं, आगे स्लाइड में आ रहे हैं। चलो अब आने वाला है भैया आपको असली मजा। एक एक कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी से समझेंगे डायग्राम के साथ कि सिलॉक्स आपका कंप्लीट करा दिया जाए और समझ में आ जाए। अब देखिएगा इधर, हमारे पास
हमने क्या बताया कि जब हम सिलॉक्स की बात करेंगे, न्याय निगमन की बात करेंगे, तो 4 शब्द देखने को मिलेंगे। पहला सभी, दूसरा कुछ, तीसरा कुछ नहीं और चौथा कोई नहीं। तो जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे हैं बोर्ड पे, देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? सभी स्थिति। यानी हम पहले डिस्कस करेंगे सिलॉक्स में, जब सिलॉक्स में शब्द मिल जाए, जब सिलॉक्स में शब्द मिल जाए, कौन सा? सभी वाला। जब सिलॉक्स में कलर में आपका जो सिलॉक्स में शब्द मिल जाए सभी वाला, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा, हमारे पास एक स्टेटमेंट दिख रहा है और उसके नीचे लिखा हुआ है कंक्लूजन। स्टेटमेंट को हम बोलेंगे कथन और कंक्लूजन को हम क्या बोलेंगे? निष्कर्ष। ठीक है, चलिए देखिएगा, स्टेटमेंट हमारा ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ऊपर, और इसके बाद वही चीज आपकी हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट होगा यानी कथन होगा, हमने क्या बताया? जब हमारा कथन में शब्द होगा सभी वाला, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा, यहां जो कथन है वो कौन सा है? सभी है। यहां जो कथन है वो कौन सा है? सभी है। तो सभी वाले क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं, जरा समझिएगा। क्या कथन बोल रहा है? कथन बोल रहा है कि सभी जो बंदर हैं, सभी जो बंदर हैं वो क्या है? आपके बाघ हैं। सभी जो बंदर हैं वो क्या है? बाघ हैं। समझिएगा। अच्छा, आप एक चीज हमें बताइएगा, यदि मैंने आपसे बोला क्या चीज? सभी, तो सभी का मतलब क्या होता है? ये 100% की बात कर रहे हैं। हमने बोला कि सभी छात्र क्लास में मौजूद हैं, सभी छात्र क्लास में मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास में अटेंडेंस क्या है? 100% अटेंडेंस है। अच्छा, वही ये चीज बोल रहा है, उसने बोला है कि सर बंदर बाघ हैं। एक बार वीडियो क्वालिटी देख लेना, ईशु बोल रहे हैं। अच्छा, तो देखिए, अब यहां पर जो उसने बोला है वो ये बोला है कि सभी बंदर जो है वो क्या है? बाघ है। यानी यहां पर जो स्टेटमेंट उसने बोला है वो किसका बोला है? सभी वाला। ठीक है। अच्छा, सभी की जब हम बात करेंगे तो सभी जो है, आप बताइएगा, ये पॉजिटिव वे को इंडिकेट करता है या नेगेटिव? यानी सभी का मतलब सकारात्मक होता है या फिर नकारात्मक होता है? तो सभी का मतलब हम बोलेंगे सकारात्मक बात कर रहा है वो। सकारात्मक मतलब वो चीज है। यहां कहीं भी उसने नहीं होने की बात नहीं की है, उसने बोला सभी बंदर क्या है? बाघ है। तो देखो करना क्या है, तो करना हमें यह है कि सभी बंदर बाघ हैं, तो जो पहला वाला आपका वर्ड दिख रहा है आपको यहां पर, कौन सा दिख रहा है? बंदर। तो हमने क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया जिसमें अंदर वाले भाग में हमने क्या बना दिया? बंदर लिख दिया। समझिए, जो उसने बोला है सभी बंदर बाघ है, तो पहला जो भाग था वो हमने बंदर का ले लिया अंदर। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है जिसको हमने डार्क किया हुआ है, ये है सभी बंदर। ठीक है। अब उसने बोला कि वो जो बंदर है, सभी बंदर वो क्या है? बाघ है। तो उस सर्कल में मतलब ये था आपका बंदर का पूरा भाग, और इस भाग में पूरे को कवर कर रहा है कौन? आपका बाघ। यानी उस बाघ को हम इस दूसरे सर्कल में ओवरलैप करेंगे और ये आपके हो गए बाघ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सभी बंदर थे वो क्या हो गए? बाघ हो गए। तो जब भी एग्जाम में याद रखिएगा, क्या शब्द आ जाए? सभी आ जाए, तो सभी शब्द को हम इस सर्कल से ओवरलैप करेंगे। जब हमारा कथन में क्या मिल जाए? जब हमारे कथन में सभी मिल जाए, तो सभी को ड्रॉ करने के लिए अंदर वाले भाग में हम दूसरा सर्कल ओवरलैप कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी कथन में सभी होगा तो हम एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल ओवरलैप कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया क्या? सभी। किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में जब शब्द सभी आ जाएगा तो हमें क्या करना है? एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त बना देना है। तो इसका मतलब सभी हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गई इतनी बात। तो समझिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में
कथन में क्या लिखा हो सभी, तो हमें एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त क्या कर देना है, ओवरलैप कर देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखो, देखिए, तो इसमें बोला गया है कि सभी बंदर क्या है, आपके बाघ हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, आप हमें एक चीज बताइएगा, जब सभी बंदर बाघ हैं, ये पूरे जो बंदर हैं वो क्या है, आपके बाघ हैं। और मैं इतना बेसिक से समझा रहा हूं, और इतने आसानी से और इतना रुके हुए समझा रहा हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए ध्यान समझिएगा। तो जब सभी बंदर जो हैं वो बाघ हैं, ठीक है, यानी 100% बंदर का जो भाग है, 100% जो बंदर का भाग है, ठीक है, वो किस में कवर कर रहा है, बाघ में कर रहा है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जब मैंने बोला कि सभी का मतलब होता है कि 100% हिस्सा, तो जब बंदर का 100% हिस्सा बाघ में है, तो बंदर का ये हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, ये भी कहीं ना कहीं बाघ में होगा। समझिएगा बहुत आसानी से, जब पूरे के पूरे बंदर, बाघ हैं, जब पूरे के पूरे बंदर बाघ हैं, तो बंदर का ये वाला हिस्सा, बंदर का ये ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा, कहीं भी आप बात करोगे तो आप ये बोलोगे कि वो बाघ के हिस्से में आ रहा है, क्योंकि बाघ का मतलब क्या है, बाघ का मतलब तो ये पूरा है। देखो, बाघ का मतलब ये पूरा है, जब बाघ का मतलब ये पूरा भाग है, तो कहीं ना कहीं ये बंदर के भाग में, पूरे भाग में टच कर रहा है। अब देखो इसकी ट्रिक, अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक, कैसे क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है। देखिएगा, जब भी किसी कथन में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, सभी वाला, क्या आ जाए, सभी वाला, तो हम डायग्राम बना देंगे कुछ इस तरह से, जो दिख रहा है बोर्ड पे। अब समझिएगा, जब हम बात करेंगे निष्कर्ष की, यानी कंक्लूजन की, समझिए, तो जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे, तो कंक्लूजन में क्वेश्चन ये था हमारा कि सभी बंदर बाघ हैं, तो हमने बताया कि जब सभी की हम बात करेंगे, तो सभी में जो वृत्त बनेगा पहला, और उस वृत्त के साथ में हमें ओवरलैप करना है दूसरा वाला वृत्त, यानी जब हम सभी की बात करेंगे तो डायग्राम हमें इस तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब हम समझते हैं निष्कर्ष की बात। तो जब हम निष्कर्ष की बात करेंगे, समझिए, जब हम निष्कर्ष की बात करेंगे, तो निष्कर्ष में करना यह है कि अंदर वाले वृत्त की तुलना, जब अंदर वाले वृत्त की तुलना बाहर वाले वृत्त से करें, यानी कुछ इस तरह से, समझिए, जब अंदर वाले वृत्त की तुलना बाहर वाले वृत्त से करें, मतलब जब बंदर की तुलना इस टाइगर से करें, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ, ये हमारा दिख रहा है आपको निष्कर्ष, ये दिख रहा है निष्कर्ष। इस निष्कर्ष को जरा ध्यान से देख लो, फटाफट। अब इस निष्कर्ष से हम किसकी बात कर रहे हैं, अंदर वाले वृत्त की, यानी बंदर की तुलना बाघ से। तो बंदर की तुलना बाघ से, यानी ये देखो, पहला बंदर की तुलना बाघ से, बंदर की तुलना बाघ से, बंदर की तुलना बाघ से, यानी ऊपर के जो चार आपके निष्कर्ष हैं, ऊपर के जो चार निष्कर्ष हैं, उन चार निष्कर्ष में केवल और केवल बंदर की तुलना कर रहा है वो बाघ से। सही है, सहमत है आप लोग। देखिए, पहले में बोला है सभी बंदर बाघ हैं, यानी पहले बंदर लिया है फिर बाघ लिया है, दूसरे वाले में पहले बंदर लिया है फिर बाघ लिया है, तीसरे वाले में पहले बंदर लिया है फिर बाघ लिया है, चौथे वाले में भी बंदर और बाघ लिया है। समझिए, तो जब निष्कर्ष में अंदर वाले वृत्त की तुलना बाहर वाले वृत्त से करे, यानी बंदर की बात किससे करे, वो बाघ से, तो उस तुलना में निष्कर्ष हमारा, तो उस तुलना में हमारा जो निष्कर्ष होगा, वो निष्कर्ष सभी वाला क्या होगा, सही होगा, और कुछ वाला निष्कर्ष भी क्या होगा, सही होगा। जब कथन में सभी दिया हो, जब कथन में सभी दिया हो, तो हमें क्या करना है, निष्कर्ष में
अंदर वाले वृत्त की तुलना जब हम बाहर वाले वृत्त से करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे दो निष्कर्ष सही होंगे। पहला निष्कर्ष सही होगा सभी वाला और दूसरा निष्कर्ष सही होगा कुछ वाला। अच्छा, आप हमें एक चीज बता दो, देखो यहां पर एक चीज आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट ये है, यदि किसी कथन में वो ये बोल दे कि सभी बंदर बाघ हैं, यानी ये जो कथन है ये कथन आपका सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित कर रहा है। कैसे? उसने बोल दिया कि सभी बंदर बाघ हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि सभी एसी टेबल हैं, तो मतलब एसी टेबल है यानी वो क्या है, सकारात्मक बात कर रहा है। अच्छा, जब उसने बात ही सकारात्मक कर दी तो आप बताओ क्या हम उस चीज को नकारात्मक या नेगेटिव वे में ले सकते हैं क्या? नहीं। मैंने बोला कि कक्षा में सभी छात्र उपस्थित हैं, यानी कुल छात्र हैं क्लास में मान लीजिए 100, और मैंने बोला सभी छात्र उपस्थित है, मतलब 100 छात्र आपके उपस्थित है कहां पर, कक्षा में। लेकिन अब हम इस चीज को बोल दें क्लास में 100 के 100 स्टूडेंट है, लेकिन हम ये बोल दें कि स्टूडेंट आपके 50 है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम गलत वे में बात कर रहे हैं। जबकि उसने बोला है कि सभी बंदर बाघ हैं। जब उसने ये बोल दिया कि सभी बंदर बाघ हैं, तो क्या कहीं पर हम नेगेटिव यहां नकारात्मक चर्चा कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज है। तो कहने का मतलब ये कि जब भी हम निष्कर्ष की बात करेंगे तो निष्कर्ष में जो अंदर वाले वृत्त की तुलना बाहर वाले वृत्त से करेंगे तो हमारे दो निष्कर्ष सही होंगे। कौन से? सभी और कुछ वाले। जबकि नेगेटिव जो निष्कर्ष होंगे वो क्या होंगे? गलत। तो नेगेटिव हमारे होते हैं दो निष्कर्ष। कौन से? पहला होता है कुछ नहीं और लास्ट होता है कोई नहीं। यानी हमारे पास कुल मिलाकर चार चीजें, चार शब्द मिलते हैं, सभी, कुछ, कुछ नहीं और कोई नहीं। तो जब कथन ही हमारा सकारात्मक है, तो क्या हमारे निष्कर्ष कोई नकारात्मक सही हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इन दोनों को कर दो क्या, कट। तो किसी भी क्वेश्चन में यदि कथन हमारा सभी का दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में कथन हमारा सभी का दिया हुआ है, तो जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने में याद रखिएगा, तो अंदर वाले वृत्त की तुलना जब हम बाहर वाले वृत्त से करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे केवल दो निष्कर्ष सही होते हैं। कौन से? सभी और कुछ वाले। चलो अब देखते हैं। तो कथन था हमारा सभी बंदर बाघ है, हमने ड्रॉ कर दिया। अब आ जाओ निष्कर्ष में। क्या बोल रहे हैं? सभी बंदर बाघ हैं। इधर देखो, अंदर वाले वृत्त की तुलना बाहर वाले से, तो सभी बंदर बाघ हैं, सभी बंदर बाघ हैं। क्या हो गया? सभी बंदर बाघ हैं। क्या हो गया? सही। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है कुछ बंदर बाघ हैं। ठीक है, फिर वही, जब सभी बंदर बाघ हैं भैया तो सिंपल सी बात है कुछ बंदर तो बाघ होंगे ही होंगे। मैंने बोला क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो आगे जो बैठे हुए स्टूडेंट है वो सभी पूरी क्लास के ही तो भाग हैं। तो 100 में यानी स्टार्टिंग में यदि 10 स्टूडेंट बैठे हैं तो वो उस 100 कक्षा के जो छात्र हैं उन्हीं का भाग हुए। तो वैसे ही जब सभी बंदर बाघ हैं तो कुछ बंदर तो बाघ होंगे ही डेफिनेट। तो दूसरा वाला भी निष्कर्ष हमारा क्या हो गया? सही हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब हमने बात की है कि जब हमारा कथन सकारात्मक होगा, जब हमारा कथन क्या सकारात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा, तो वहां निष्कर्ष नेगेटिव वाले क्या होंगे? गलत होंगे। तो जब उसने ये बोल दिया, समझिए, जब उसने ये बोल दिया कि सभी बंदर बाघ हैं, तो कहीं ना कहीं हम निष्कर्ष में कहीं भी नेगेटिव चीजों का बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज है। तो जब है तो हमने यहां देख भी लिया कि जब हम बंदर की तुलना बाघ से करेंगे तो कुछ नहीं और कोई नहीं वाला हमारा क्या होता है। ठीक है, तो जब हम अंदर वाले वृत्त की तुलना करेंगे तो याद रखिएगा केवल हमारे दो निष्कर्ष सही होते हैं, सभी और कुछ वाले। इसको नोट डाउन करो फटाफट। और कोई नहीं और कुछ नहीं, ये क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब हमारे ऊपर के दो निष्कर्ष हो गए सही और तीसरा और चौथा जो है वो क्या हो गया? गलत। बस इतना देख लो, क्या लिखा है इधर? नहीं। क्या मिला है? नहीं। तो कुल मिलाकर आप एक चीज दिमाग में फीड कर लो। क्या कर लो? फीड ये कर लो कि जब भी कोई कथन में, जब किसी कथन में समझिएगा, जब किसी कथन में
हम सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करें, यानी उसने ये बोल दिया कि वो चीज यदि है तो इसका मतलब वो डेफिनेट होगी, उसके हम नेगेटिव बारे में बात नहीं करेंगे। तो जब उसने बोल दिया कि सभी बंदर बाघ हैं, तो कहीं ना कहीं जहां भी आपको निष्कर्ष में नहीं मिल जाए वो आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। जहां भी नहीं मिल जाए, समझ लो जरा ध्यान से, जब भी कथन में क्या लिखा हो, सभी लिखा हो, जब भी किसी कथन में क्या लिखा हो, सभी लिखा हो, और निष्कर्ष में कहीं भी नहीं मिल जाए, देखो नहीं कहां कहां दिख रहा है, तीसरे चौथे में नहीं दिख गया, और कहां दिख रहा है, सातवें आठवें में दिख गया, तो भैया आंख बंद करके गलत कर दो। जहां पर भी कथन में यदि सभी दिया हो या कथन में कहीं पर सकारात्मक बात कर रहा हो, तो निष्कर्ष में जहां जहां नहीं लिखा हो उसको क्या कर दो, गलत कर दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये व्यापम का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझ लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई स्टूडेंट का कहना ये कि सर एसएससी का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, एसएससी में ये स्टेटमेंट सही मानता है या गलत मानता है। लेकिन मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, ये प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन आपके व्यापम और एग्जाम में आए, चाहे वो एमपीएसआई हो चाहे कांस्टेबल हो, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर दिए जा रहे हैं, जो सही माने जाएंगे वो मैं बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो ध्यान से। यदि कथन में कहीं पर भी सकारात्मक बात कर रहा हो, सभी की बात कर रहा हो, तो निष्कर्ष में जहां भी नहीं मिल जाए वो गलत कर देना। तो ये देखो भैया, तीसरा चौथा नहीं मिल रहा है, नहीं लिखा है, गलत कर दो। सातवें आठवें में नहीं लिखा है, गलत कर दो। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, देखिए, तो अभी हमने बात की जब हम अंदर में वृत्त में जो पर्सन बैठा है उसकी तुलना बाहर वाले से करेंगे। अब हम ले रहे हैं इसका उल्टा कॉन्सेप्ट। क्या? जब हम तुलना, समझिएगा, पहले हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट में हमने देखो एरो कहां बनाया, बंदर से बाघ की तरफ, इधर लिख देते हैं, बंदर से बाघ। ठीक है, अब हम दूसरा जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ध्यान समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट में हम समझने वाले हैं कि जब तुलना बाघ से बंदर की तरफ करें। पहला कॉन्सेप्ट हमने समझा कि जब अंदर वाले वृत्त की तुलना हम बाहर वाले वृत्त से करेंगे, तो कॉन्सेप्ट समझा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझ रहे हैं कि जब हमारा निष्कर्ष इस बाहर वाले वृत्त से अंदर वाले वृत्त की तरफ हो, तो हमें क्वेश्चन कैसे समझना है। ठीक है, अब देखिए, ऊपर वाले जो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन थे हमारे बंदर से बाघ की तरफ तुलना कर रहे थे। नीचे जो 4 क्वेश्चन लिखे हैं, ये क्वेश्चन रिवर्स वाले हैं। रिवर्स का मतलब क्या, यहां हम बात कर रहे हैं बाघ से कहां की, बंदर की। अच्छा समझिएगा जरा ध्यान से, रीजनिंग में एक्चुअल में क्या होता है, देखो समझो जरा 2 मिनट एक चीज है ना। होता क्या है कि रीजनिंग में हम रीजनिंग को बहुत आसान समझ लेते हैं। कई लोगों का कहना है, जैसे उनसे बोलो कि सर कांस्टेबल की एमपीएसआई का पेपर है, तो बोलते हैं कि सर क्या है रीजनिंग, क्या रखा है, अरे रीजनिंग तो हम घर में पढ़ लेंगे, क्या पढ़ने की जरूरत है, कोडिंग डिकोडिंग तो आता है। मतलब रीजनिंग का मतलब कई लोग व्यापम ये समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही रीजनिंग है। उन्हें नहीं पता कि रीजनिंग का कितना वास्ट सिलेबस है, और वहीं वो गलती कर देते और वहीं उनका रीजनिंग में स्कोर आ जाता है। तो आप लोग रीजनिंग को आसान ना समझे, देखो आसान है, लेकिन आसान तब है जब आप उस चीज की क्लास कहीं ना कहीं यहां पर आप समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए आसान है। आपको जो ट्रिक यहां जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उनको समझ रहे हैं, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो हर चीज आसान है भाई। नहीं करोगे तो सब चीज टफ है, भले वो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट क्यों ना हो, है ना। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है फिलहाल, तो अपन को सिर्फ रेगुलर पढ़ना और प्रैक्टिस करनी और हर चीज आपके लिए आसान हो जाती है। चलिए देखते हैं, फिर से आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो जब अंदर वाले वृत्त की तुलना बाहर वाले वृत्त से करेंगे, तो सभी आपका और कुछ आपका क्या होगा, सही होगा, बाकी सब गलत। ठीक है, अब देखो इधर, जब हम बाघ से बंदर की तरफ आएंगे, यानी बाहर वाले वृत्त की तुलना अंदर वाले वृत्त से करेंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सभी हो जाएगा गलत, कुछ हो जाएगा सही, और कथन जो है सकारात्मक है, तो नेगेटिव वाले तो वैसे ही भैया गलत कर दो, नेगेटिव वाले तो वैसे भी गलत कर दो। देखो, अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, जब सभी बंदर बाघ हैं, तो ये जो हिस्सा था आपका बंदर का, ये तो बाघ है, ये जो हिस्सा है ये तो बाघ है,
लेकिन ये जो बाहरी हिस्सा है, जरा समझिएगा, ये वाला हिस्सा, ये जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, क्वेश्चन मार्क, क्या ये हिस्सा जो क्वेश्चन मार्क में है, या ये हिस्सा ऊपर वाला, या ये हिस्सा क्वेश्चन मार्क, क्या ये हिस्सा आपका बंदर में आ रहा है क्या? ये बाहर वाला, इसको मत देखो, जरा समझिएगा, ये वाला भाग मिटा दो, इसको भूल जाओ। आप बस इतना देखो कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है, क्या ये बाहर वाला हिस्सा बंदर में आ रहा है क्या? नहीं, ये केवल किस में आ रहा है? बाघ में आ रहा है। लेकिन जब हम इस हिस्से की बात करेंगे, अंदर वाले हिस्से की, ये हिस्सा जो आपका बंदर का है, क्या ये हिस्सा आपका बाघ का भी है? बिल्कुल है, क्योंकि बाघ का मतलब है ये पूरा बड़ा वाला सर्कल, ठीक है। लेकिन ये जो बाहर वाला हिस्सा जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो ये आपके कहीं ना कहीं बाघ तो है, लेकिन बंदर के भाग में नहीं आ रहे, क्योंकि बंदर का मतलब है ये वाला भाग, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो क्या ये आपके बंदर हैं क्या जो क्वेश्चन मार्क है? नहीं, केवल बंदर ऐसे ये हैं जो बाघ में आपको दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब, इस केस में जब हम तुलना बाघ की तुलना बंदर से करेंगे, तो उस केस में सभी जो है वो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। और ये है व्यापम का अगला कॉन्सेप्ट, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर देकर जाएगा, जो अभी मैं आपको चीज समझाई है। समझ लो जरा ध्यान से फिर से, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब हम बाहर वाले वृत्त की तुलना अंदर वाले वृत्त से करेंगे, तो याद रखिएगा, केवल निष्कर्ष कौन सा सही होगा? कुछ वाला, यानी हमारा सम का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पांचवें और छठे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? पांचवें में बोल रहा है सभी बाघ बंदर हैं। यानी देखो, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जो क्वेश्चन है, उसमें वो हर क्वेश्चन में बाहर वाले वृत्त की तुलना अंदर वाले से कर रहा है। देखो, बाघ बंदर, बाघ बंदर, बाघ बंदर, बाघ बंदर, ठीक है। ऊपर के 4 क्वेश्चन में बंदर की बाघ से तुलना है, देखो, ठीक है। तो अब फिर से आ जाओ, सभी बाघ बंदर हैं। देखो, बाघ है बाहर, बंदर है अंदर, कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया? पहला, ऊपर जो लिखा हुआ है, तो ये क्या कर दो आप? गलत, ठीक है। कुछ बाघ बंदर हैं, देखो क्या है ये? कुछ क्या है? सही है। और आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, एक कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि जब भी कथन आपका सकारात्मक हो, इस चीज को आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जब भी एक चीज नोट डाउन कर लेना, चाहे आप हेडिंग डाल लेना, जब भी कथन आपका सकारात्मक हो, यानी किसी भी कथन में वो होने की बात करें, या फिर वो बोले कि वो चीज सभी है या कुछ है, तो जब भी कथन सकारात्मक हो, तो निष्कर्ष नकारात्मक हमेशा गलत होते हैं। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। इतने धीरे पढ़ाएंगे, इतना धीरे इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है अभी, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो व्यापम और एमपीएसआई के स्तर का है, और मैं ये चाहता हूं कि जल्दबाजी में आपका क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। चाहूं तो मैं इस टॉपिक को एक दिन में भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन इसलिए अभी पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो टॉपिक आपके ज्यादा नंबर दे रहे हैं, उनको तो हम आराम से पढ़ें। जो टॉपिक आपके कहीं ना कहीं स्कोरिंग है, उनको हम बहुत आराम से पढ़ें, और आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा आसान है, उनको हम जल्दी पढ़ेंगे। इसलिए पहले हम वो टॉपिक फोकस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं गलत होने के आपके कहीं ना कहीं सवाल यहां पर उठता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर हमारा जो निष्कर्ष सही हुआ, वो निष्कर्ष सही कौन सा हुआ? पहला, दूसरा और छठा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया कौन सा? ऑल, यानी सभी का। चलो अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। चलो देखो, समझिए, हमारा अगला जो स्लॉक्स का कॉन्सेप्ट है वो है कुछ। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है स्लॉक्स का, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ये टॉपिक एग्जाम में आपके कांस्टेबल में 4 से 5 नंबर देकर जाएगा, इसलिए बहुत आसानी से और बहुत सरल भाषा से आपको समझाया जा रहा है। बस आपको समझने की कहीं ना कहीं यहां प्रयास करने की जरूरत है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कुछ स्थिति, पहले हमने डिस्कस किया सभी, अब हम आते हैं कुछ। तो देखिए, जब भी बात करेगा सभी की, तो सभी का मतलब है डायग्राम बनेगा आपका कुछ ऐसा। जब बात करेगा कुछ हिस्से की, कुछ भाग की, तो डायग्राम बनेगा ये। जब भी वो बात करेगा सभी की, तो ये डायग्राम बनेगा जो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब हम आ रहे हैं कौन से कॉन्सेप्ट में? कुछ में, ठीक है, समझिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 50%
लिखा हुआ कि 50% बंदर टाइगर है। अच्छा, इस 50% का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब भी कुछ हो गया, कुछ नया नहीं। 50% मतलब क्या होगा? कुछ होगा, ठीक है। 99% होता तो भी कुछ है, 70% होता, मतलब कहने का मतलब ये कि यदि किसी क्वेश्चन में 100% लिखा हुआ है, किसी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 100%, तो 100% का मतलब होगा सभी, लेकिन 100% से कम का नंबर है तो उसका मतलब होगा आपका कुछ, ठीक है। तो 50% लिखा है तो हम क्या मानेंगे? कुछ मानेंगे। अब देखो जरा क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन है कुछ बंदर बाघ हैं। ये है हमारे बंदर, तो ये थे हमारा सर्कल हमने बनाया बंदर का, ठीक है। इसका कुछ भाग, ये वाला हिस्सा जिसको हमने यहां पर डार्क किया है, समझिए। उसने बोला है कुछ बंदर बाघ हैं, तो ये था आपका बंदर, और इसका ये हिस्सा जिसको हमने यहां डार्क किया है, ये क्या हो गए? ऐसे बंदर जो बाघ हैं। अच्छा जरा समझिए, ध्यान से समझना, ध्यान से। कुछ बंदर बाघ हैं, ये तो बिल्कुल सही चीज बोल रहा है वो, ठीक है। ये कथन आपका सकारात्मक है या नकारात्मक, मुझे ये बता दो। कुछ बंदर बाघ हैं यानी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सकारात्मक। यही बोल रहा है ना उसको, देखो सम मंकी आर टाइगर, यानी यहां पर जो कथन लिखा हुआ है वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट को मेंशन कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, जब कथन सकारात्मक है, मैंने क्या बताया? जब कथन सकारात्मक है या पॉजिटिव है तो निष्कर्ष क्या कोई नकारात्मक सही होगा? मुझे बता दो जल्दी फटाफट। यदि कथन आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है या सकारात्मक है तो क्या निष्कर्ष हमारा नेगेटिव यानी नकारात्मक क्या सही होगा? अभी मैंने पिछले आपको पर्टिकुलर स्लाइड में बताया, ठीक है। तो समझिएगा, जब कथन हमारा सकारात्मक है तो आपको ही आंसर देना है, फटाफट आंसर दे दो। आंसर आपको यह देना है कि तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, इनमें कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, क्योंकि ये सब नेगेटिव मेंशन करे हुए हैं। देखो नेगेटिव है, बता दो फटाफट। 3, 4, 7, 8 ये सही होंगे या गलत होंगे? हाँ, कथन हमारा जो है स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, विकास गुप्ता गलत होंगे। वेरी गुड, समझिएगा, इतना दिमाग रख लो, जरा समझ लें जरा ध्यान से। कथन जब भी पॉजिटिव हो और निष्कर्ष में कहीं भी नेगेटिव बात करें तो वो आप क्या कर देना? गलत कर देना, गलत कर देना। वो चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तीसरा गलत, चौथा गलत, सातवां गलत, आठवां गलत। चलिए देखिए आगे। तो तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां जो निष्कर्ष है वो क्या होगा? यहां गलत होगा। समझ लो जरा फिर से, कथन पॉजिटिव, निष्कर्ष नेगेटिव हो जाए, गलत कर देना। अब जरा समझो, जब इस डायग्राम को देखकर आपको यह समझ में आ रहा है कि ये बंदर का ये भाग केवल टाइगर है, तो क्या ये भाग के बारे में हमें कुछ पता है क्या? नहीं पता है, पता ही नहीं है। ये जो बाकी बचा भाग है, ये वाला या ये भाग है, क्या इसको हम देखकर बोल सकते हैं इस भाग के बारे में कि ये बाघ है या नहीं है? नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। हमें केवल क्या पता है? हमें केवल ये जानकारी दी गई है कि बंदर का ये हिस्सा केवल बाघ है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि कुछ बंदर बाघ हैं, तो बंदर का ये हिस्सा केवल क्या बोल रहा है? वो बाघ है, ठीक है। अब जरा समझना ध्यान से। तो मैंने क्या बताया? ये सकारात्मक था तो नेगेटिव वाले तो हमने गलत कर दिए, लेकिन अब आप मुझे खुद बताओ, जब हम बात करेंगे, यहां समझो जरा ध्यान से, यहां हम बंदर की तुलना बाघ से करें, बंदर की तुलना बाघ से करें, या बाघ की तुलना बंदर से करें, हमारे पास चार निष्कर्ष होंगे। चार के अलावा पांचवा नहीं होगा। कौन कौन से होंगे जरा फिर समझ लेते हैं। देखो कौन कौन से होंगे। पहला होगा सभी, दूसरा होगा कुछ, तीसरा होगा कुछ नहीं, और चौथा होगा कोई नहीं। ये चार हमारे शब्द मिलेंगे पूरे श्लोक में, यही भरे पड़े हैं, कुछ भी नया नहीं है। कौन कौन से? सभी यानी ऑल, कुछ यानी सम, कुछ नहीं यानी सम नॉट, और कोई नहीं मतलब नो। ये चार शब्द मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी खेल नहीं है आपके पूरे श्लोक में। जरा समझ लो,
तो पहले में डिस्कस कर लिया, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव यानी कुछ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वैसे भी जो नेगेटिव वाले हैं हमको गलत करने, तो नेगेटिव वाले कौन से? कुछ नहीं और कोई नहीं, तो इनको गलत कर दो, ये दोनों गलत होंगे हमेशा। ठीक, अब हमारे पास बचे दो निष्कर्ष, कौन कौन से? सभी और कुछ, उसको समझते हैं। अच्छा, जब उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि कुछ बंदर ही बाघ हैं, मतलब बंदर का 50% भाग, बंदर का 80% भाग, 90% भाग, मैंने क्या बोला? 100% से कम होगा वो कुछ है, और 100% होगा तो वो सभी है। तो 100% से जब कम भाग बंदर का बाघ है, तो क्या 100% भाग बंदर होगा? आप खुद सोचकर बताइए। जब बंदर का ये भाग केवल बाघ है, ये वाला भाग, तो क्या ये जो भाग बचा हुआ है, क्या ये बाघ होगा? क्या ये वाला भाग, या ये जो भाग है बाघ का, क्या ये बंदर होगा? नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जब भी कथन क्या होगा? कुछ का होगा। जब भी कथन कौन सा होगा? कुछ का होगा, तो केवल यही सही होगा, इसके अलावा बाकी सब क्या कर दो? गलत कर दो। भैया नोट डाउन कर लो फटाफट। जब भी आपका कथन समझिएगा, जब भी आपका कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव गलत कर दो, पहला नियम। दूसरा नियम, जब कथन कुछ का होगा, जब कथन कुछ का होगा तो निष्कर्ष में केवल कुछ सही होगा और सब क्या कर देना? गलत कर देना। भैया फटाफट नोट कर लो, इतना समझिए। अब यहां देखो, ये जो कथन था इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बोला? सभी गलत होता है, कुछ नहीं गलत होता है, कोई नहीं गलत होता है, केवल क्या सही होता है? केवल कुछ सही होता है। तो जहां पर कुछ दिख रहा है वो सही कर दो। देखो दूसरा सही कर दिया, और कुछ कहां दिख रहा है? छठा सही कर दिया हमने। ठीक है, सभी कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है। सभी क्या होता है? गलत कर दो, गलत। ठीक है, और नहीं वाले तो वैसे भी गलत है। तो हम क्या बोलेंगे? इसका जो निष्कर्ष या इसका जो आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है, वो आंसर आ रहा है, क्या मिलेगा एग्जाम में? आंसर ये मिलेगा कि केवल दूसरा और छठा सही है। या अनुसरण करता है, अपन ज्यादा हिंदी में जाएं तो ऐसा बोल सकते हैं। जो भी स्टूडेंट यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और वो लगाया आया कि दूसरा और छठा सही है, तो भैया उसको 1 नंबर मिल गए। कोई भी ताकत वो 1 नंबर आपके नहीं रोक सकती। समझो, कभी ना कभी हमें ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, पढ़ना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में स्कोर हो। क्योंकि आप लोग यदि रीजनिंग में यदि कोशिश ये करें कि 70% या 60% से काम होगा, तो फिलहाल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और मैं यकीन दिला रहा हूं, यदि आपने क्लासेस प्रॉपर तरीके से पढ़ ली, और रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलरिटी, और साथ ही साथ आपने नोट्स बनाए। तो कई लोग होता है केवल वीडियो पढ़ते हैं, लिखते नहीं है, सिर्फ वीडियो पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको साथ साथ अपनी नोट डाउन करना है। जो भी चीज आपकी समझाई जा रही है उसको नोट डाउन करते जाए, समझते जाए, प्रैक्टिस करते जाए। जो भी हम पीडीएफ अवेलेबल कराएं वो करते जाए, तो यकीन मानिएगा आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, सिर्फ मेहनत मायने रखती है। चलिए देखिए, तो समझिए, जब भी कथन में कुछ होगा तो याद रखना केवल निष्कर्ष कुछ वाला सही होगा, बाकी सब क्या कर देना? गलत कर देना। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर जो व्यापम के स्टूडेंट है, कांस्टेबल के स्टूडेंट है, वो क्या गलती करते हैं? जरा समझिए, गलती क्या करते हैं? वो ये बोलते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो मैं कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं आपको। आपको कहने का मतलब ये है कि सर ये तो जो बंदर है ये बाघ है, बिल्कुल सही है। देखो, आपको कहने का मतलब ये है कि ये बंदर तो बाघ है। जो आप लोग गलती करते हो, मैं आपकी देखो गलती भी बता देता हूं कि आप लोग कहां गलती करते हैं। समझिए, कहां गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? आप लोग ये बोलते हैं कि सर ये बंदर जो है ये बाघ तो है। अब देखो गलत क्या करते हैं आप। कई स्टूडेंट का कहना यह है कि सर ये जो बंदर का भाग है ये वाला, सिंपल सी बात है, इसका संबंध इसके साथ कोई है क्या? नहीं है। तो वो बोलते हैं जब संबंध ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये इनका संबंध ही नहीं है, तो नहीं वाले क्या कर दो? सही कर दो। ये गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हो आप, समझ लो जरा ध्यान से। हम इसके बारे में जहां हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसके बारे में हम कहीं पर भी श्योर नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं आप बोलो कि सर ये भाग ये बाग में नहीं है तो ये नेगेटिव हो गया इनके बीच में। ये गलत कॉन्सेप्ट है, यदि आपने कहीं पढ़ा है बिल्कुल गलत है। और एग्जाम में यदि आप ऐसा करके आओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे भाई, है ना। तो जो चीज समझाई जा रही है उस चीज को समझो।
हमें केवल और केवल पता है बंदर का वो भाग जो आपका बाघ है, बाकी जो भाग है उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। देखो ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया ना, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं, हमें केवल क्या पता है, हमें केवल ये हिस्सा पता है कि ये ऐसा हिस्सा है, ये ऐसा हिस्सा है जो आपका बाघ में भी है और बंदर में भी है, बाकी हिस्से के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो केवल और केवल याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे सभी वाले या कुछ आपके कॉन्सेप्ट की, तो उसमें आपका केवल और केवल क्या सही होगा निष्कर्ष, कुछ वाला यानी सम वाला सही होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ये है भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि होता क्या है, अपन ने एग्जाम में, समझिएगा, अपन एग्जाम में क्या करते हैं जरा समझो। एग्जाम में हम ये करते हैं कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन सभी वाला आ जाए या कुछ वाला आ जाए, ये तो हम कर देते हैं सही, ये हमसे बन जाता है भैया, समझ में आ जाता है हमें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जब कथन में नहीं शब्द मिल जाए। हमने सभी वाले कुछ वाले तो समझ लिए, लेकिन जब एग्जाम में क्या आ जाए, नहीं आ जाए, तो वही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का चांस बढ़ जाता है, या हमें समझ में नहीं आता, या वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है। तो आज आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अभी हमने डिस्कस किया ये दो शब्द, जब किसी कथन में सभी आ जाए और कुछ आ जाए तो उनको हमें कैसे हैंडल करना है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा कॉन्सेप्ट, नो वाला, यानी क्या, कोई नहीं। जब कथन में क्या मिल जाए, कोई नहीं या नो मिल जाए। ये देखो कथन में क्या मिला है, नहीं मिला है। अभी तक हमने जो कथन डिस्कस किए वो पॉजिटिव यानी सकारात्मक थे, लेकिन अब हम वो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जब हमारा जो कथन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कथन नेगेटिव दिख रहा है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, तो थोड़ा समझ में आया आप लोग कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम इसमें आते हैं। चलो देखते हैं, अब जरा समझना। उसने क्या बोला है कथन में, उसने ये बोला है कि कोई बंदर बाघ नहीं है। जरा ध्यान समझ लो, सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे दो, 5 मिनट का, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो इसका मतलब क्या है, जब भी वो नहीं शब्द ला दे, और नहीं भी किस में ला दे, कोई नहीं में, आप देख रहे हैं जब आपका कथन क्या होगा, कोई नहीं वाला यानी नो वाला होगा। चलो समझो जरा ध्यान से, क्या बोल रहा है, कोई बंदर बाघ नहीं है। उसका कहने का मतलब यह है, तो जब भी किसी कथन में, जब भी किसी कथन में, जब भी किसी कथन में कोई नहीं शब्द मिल जाए, जब भी किसी कथन में कोई नहीं शब्द मिल जाए, समझो जरा ध्यान से, तो हमें करना यह है कि हम चाहें तो बंदर बाघ को बिल्कुल अलग कर दें, या फिर हम क्या करें, हमने जैसा किया है, ये सर्कल हमने वृत्त बनाया किसका, बंदर का, और ये वृत्त बनाया हमने बाघ का, और इसके बीच में हमने देखो कट कर दिया ये क्रॉस, है ना। हर क्वेश्चन देखो क्या करना है, हमें ये करना है, तो हमें करना ये है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन जो दिया है वो क्या दिया है, हमें नेगेटिव दिया है। तो हमें डायग्राम कुछ ऐसा बनाना है जिससे हमें ये पता चल जाए कि इनके बीच में जो संबंध है वो कौन सा है, नेगेटिव है। जरा समझो, हमने ये बनाया बंदर का सर्कल और ये बनाया बाघ का सर्कल, और इनके बीच में हमने ये कट कर दिया। तो इस कट का मतलब क्या होगा कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। जरा समझो, ये बीच में कट जरूर करना, कट का करोगे आप तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, आपका नेगेटिव है। अच्छा, जब रिलेशन समझना, समझना जरा ध्यान से, मैंने क्या समझाया था प्रीवियस स्लाइड में, मैंने आपको ये बताया था, जब कथन पॉजिटिव होगा, जब कथन पॉजिटिव होगा, तो जब निष्कर्ष में नेगेटिव चीज होगी तो वो क्या होगी, गलत होगी। अब जब कथन ही, या जब आपका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ही नेगेटिव है, जरा समझना, जब स्टेटमेंट ही नेगेटिव है तो क्या निष्कर्ष में आपके सकारात्मक या पॉजिटिव चीज सही होगी क्या, समझा दो जरा। जब कथन ही नेगेटिव है, जब कथन ही नेगेटिव है और यहां क्या बोल रहा है, पॉजिटिव,
यहां क्या बोल रहा है पॉजिटिव, यहां क्या बोल रहा है पॉजिटिव, यहां क्या बोल रहा है पॉजिटिव। जब कथन नेगेटिव है तो क्या निष्कर्ष पॉजिटिव सही होंगे, और जब कथन पॉजिटिव है तो क्या निष्कर्ष नेगेटिव सही होंगे। मैंने भी आपको पहले चीज क्लियर की है, ये समझना। जब कथन पॉजिटिव था तो निष्कर्ष नेगेटिव हमने क्या किया था, गलत। जब कथन ही नेगेटिव है तो आप बताओ ये जो पॉजिटिव वाले निष्कर्ष लिखे हैं कि है सभी कुछ, सभी कुछ, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, क्या ये सही होगा? भैया ध्यान रखना, ये गलत कर दो, फटाफट गलत कर दो, क्योंकि यहां पर उसने ऑलरेडी बात कर दी है कि इनके बीच में जो संबंध है वो क्या है, नेगेटिव है। अच्छा नेगेटिव है तो क्या ये बाघ इस बंदर के अंदर जा रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, अलग है। ये कभी भी बाघ का जो वृत्त है वो इस बंदर के भाग में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि कथन ने बोला है वो क्या है, आपस में नेगेटिव है, कोई बंदर बाघ नहीं है। जब नहीं उसने पहले ही बोल दिया है तो कभी भी बाघ का वृत्त आपका बंदर को टच नहीं कर पाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो समझते हैं फिर से, चलो देखते हैं। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब एक चीज इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लास्ट और समझा रहा हूं, वो समझ लीजिए। तो इनके बीच में देखो निष्कर्ष वही फिर से हम लिख रहे हैं, निष्कर्ष होंगे चार, कौन कौन से, सभी, कुछ, तीसरा होगा कुछ नहीं, और चौथा होगा कोई नहीं। ऑल, सम, सम नॉट और नो वाला। तो कथन कौन सा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो कथन हमारा है नेगेटिव, कथन हमारा है नेगेटिव, ठीक है। तो निष्कर्ष पॉजिटिव वाले क्या कर दो, गलत, ये गलत हो गए दोनों, ठीक है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, अब उसने ये बोला है, देखिए जरा ये लास्ट क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। देखो इसने क्या बोला है, इनके बीच संबंध है नेगेटिव। अच्छा जब नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि बंदर का ये जो भाग है ये पूरा नेगेटिव है इस बाघ के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि 100% जो बंदर है वो नेगेटिव है 100% बाघ के साथ। तो जब पूरे बंदर नेगेटिव है बाघ के साथ तो बंदर का ये हिस्सा ये भी नेगेटिव होगा। जब पूरा हिस्सा नेगेटिव है, जैसे मैं आपसे बोलूं क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो आगे जो रो में 20 स्टूडेंट बैठे हैं वो हैं तो कक्षा के भागी, ठीक है। तो जब ये पूरा भाग नेगेटिव है तो इसका ये भाग भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये पूरा भाग नेगेटिव है तो हम बोलेंगे कोई नहीं वाला जो है वो हमारा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं की बात करें तो कुछ नहीं का मतलब यह है कि ये जो हमने भाग डार्क किया है क्या ये भी नेगेटिव है? बिल्कुल नेगेटिव है, ये भाग भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि 100% जब हिस्सा आपका नेगेटिव होगा तो भैया 20% हिस्सा, 25% हिस्सा, 50% हिस्सा ये भी क्या होगा, ये भी नकारात्मक होगा। जब ऑलरेडी पूरा भाग नेगेटिव है तो ये भाग भी नेगेटिव होगा, और ये भाग है कुछ वाला। तो जब पूरा भाग नेगेटिव है तो ये हिस्सा भी नेगेटिव होगा, यानी हम बोल सकते हैं कुछ हिस्सा भी क्या है, नकारात्मक है। और कुछ हिस्सा नकारात्मक का मतलब क्या हो गया, ये हमारा तीसरा वाला क्या हो गया, सही हो गया। तो अब बता दो फटाफट आंसर कि आंसर क्या आने वाला है, देख लेते हैं। चलो तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो देखिए जो नेगेटिव वाले हैं वो हमारे क्या कर देंगे, हम यहां पर सही कर देंगे, बाकी सब क्या कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट व्यापम के एग्जाम के लिए जो काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास, तो आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो पीडीएफ फिलहाल अभी अवेलेबल है वो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।